हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ व्हाट द डेथ ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन लुक्स लाइक। इज़राइल या फिर अगर हम गाज़ा पट्टी की बात करें या फ़लस्तीन की बात करें, जो एस्केलेटेड टेंशन एंड एस्केलेटेड सिचुएशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 की जो सिचुएशन बनी है, इट कुड हैव बीन कम्प्लीटली अवॉइडेड। इट कुड हैव बीन कम्प्लीटली अवॉइडेड। दीज टू स्टेट्स आराम से पीसफुली वहाँ पे रह सकते थे। थोड़े बहुत छोटे बड़े झगड़े हर नेबर लाइक जैसे हम बोलते हैं कि हमारी किचन में भी बर्तन खटकते हैं। सो थोड़े बहुत टेंशन्स होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस तरीके से सिचुएशन एस्केलेट होना, इवन दो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एफर्ट्स डाले गए थे हर एक कंट्री की तरफ से, हालांकि लाइक आग में घी भी बहुत कंट्रीज़ की तरफ से डाला गया था, लेकिन ये जो सिचुएशन जिस तरीके से एस्केलेट हुई है, जिसके अंदर इतने सारे मासूम सिटीजन्स, इवन चिल्ड्रंस which who have died into this escalated tension between the two states, जिनको लगता है कि हमारा कब्जा ज़्यादा क्यों नहीं है और दूसरे को लगता है कि ये यहाँ पे रह क्यों रहे हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन जो सबसे बीच में पिसीज रहा है वो है नॉर्मल सिटीजन्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस की फ़ाइट हो, चाहे वो टेररिस्ट के बीच की फ़ाइट हो। उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी चीज़ को हो रहा है तो वो एक नॉर्मल इंसान को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए एक जगह, खाने के लिए कुछ रोटी और अपने परिवार के साथ शांति का समय। नाउ हाउ दिस डेथ ऑफ टू सोल्यूशन हैज़ हैपेंड, हम उसी के बारे में बात करेंगे आप आज, और किस तरीके से, हाउ डज इट लुक, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। आई एम गोइंग टू शो यू अ डिफरेंट पिक्चर। आई एम श्योर कि आप इस पे बहुत ही कीप विजिलेंट रख रहे हैं। मे बी यू नो मोर देन आई नो अबाउट दिस सिचुएशंस, बट देर आर सम थिंग्स विच आई रियली वांट यू टू डिस्कस कि किस तरीके से द डेथ ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन लुक्स लाइक। ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगी मैं, बहुत छोटा सा दूंगी इनिशियल से ही, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द ऑटोमन एम्पायर। जो जीसस थे वो जीसस ऐसा माना जाता था कि वो जूइस थे। उसके बाद में जब उनको क्रूसीफाइड करा गया था तो क्रिश्चियंस को ऐसा लगा था कि इट वाज अ प्लान ऑफ द ज्यूज़, और उसके बाद से कंटिन्यूसली बहुत बार ज्यूज़ पे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वो काफ़ी सारा प्रताड़ना से निकले थे। पर्टिकुलरली आफ्टर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर ने जब हॉलोकास्ट करवाया था तब बहुत सारे इजरायली, बहुत सारे जो ज्यूज़ थे वो वहाँ से भाग के यहाँ पे इस फ़लस्तीन वाले एरिया में आ गए थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ये ऑटोमन एम्पायर के पास रहता था लगभग 400 सालों तक, अंटिल वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ये आ गया ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया, और यहाँ पे मोस्टली फ़लस्तीन के अंदर अरब लोग रहते थे। अरब आर दी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एंड द ज्यूज़ जो इस एरिया में आते थे, एंड दे वांटेड टू हैव एन अरब एम्पायर। पूरा जो मिडिल ईस्ट एरिया है उसको वो अरब एम्पायर में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ज्यूज़ ने डिसाइड करा कि जब तक एक जायोनिज़्म था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जायोनिज़्म, कि जब तक हमारी खुद की एक ज़मीन नहीं होगी हम किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। सो दे डिसाइडेड कि मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वाई डिड दे कम हियर, क्योंकि जेरूसलम जो है वो ज्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट एंड इमोशनली अटैच्ड है वो इस साइड से। तो दे स्टार्टेड कमिंग हियर एंड सेटलिंग डाउन, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत सारी ज्यूज़ जब वहाँ से स्केप करके आए थे, द ग्रेट स्केप के बाद में, दे स्टार्टेड कमिंग एंड सेटलिंग इन हियर। तो यहाँ पे अरब्स को थ्रेट होना स्टार्ट हो गया। इनिशियली ब्रिटिश ने आने दिया क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इनिशियली ब्रिटिश ने आने दिया, और उसके बाद में जब उनका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया तो उन्होंने आने से थोड़ा थोड़ा मना कर दिया, और उसके बाद में काफ़ी सारी सिचुएशंस बढ़ी। अरब ने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। इजराइल चाहता था कि उनको एज ए ज्यू स्टेट एक्सेप्ट करा जाए, लेकिन बाकी जो अरब स्टेट्स थे उन्होंने कभी करा नहीं। तो ये इजराइल एंड अरब, जो अरब इजरायली वॉर है, इट इज़ कीप गोइंग। ये मतलब आप ऐसे मानिए कि जैसे साइन वेव नहीं होती है, साइन वेव की तरह ऊपर नीचे चल ही रहा है, इसमें शांति कभी ढंग से रही नहीं है। लेकिन जो करंट क्राइसिस ऑफ इजराइलियन फ़लस्तीन का है, चाहे वो आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है वो इसलिए थी क्योंकि इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम में वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको घर खाली करने को बोल दिया था, उन्होंने एक मस्जिद को खाली करने को बोल दिया था। तो फ़लस्तीनियों ने इजरायली वहाँ से कोई एक रैली निकल रही थी, वहाँ पे वो पत्थर फेंकना चाह रहे थे, तो उससे पहले ही इजरायली उस मस्जिद में पहुँच गए और वहाँ पे उनको धर दबोचा था। वहाँ पे जब उनको धर दबोचा तो यहाँ पे गाज़ा पट्टी, आपको ये दिख रहा है एरिया, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एरिया ये दिख रहा है आपको, ये है गाज़ा पट्टी का एरिया। गाज़ा पट्टी पे हमास का कब्जा है। हमास इज़ पॉलिटिकल / टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो मानती है कि इसका एक
छोटा सा पोर्शन जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके आता है, और कुछ कंट्रीज ऐसा मानती है कि ये टेररिज्म है ही नहीं एक्टिविटी, दिस इज लाइक कम्प्लीटली, जैसे कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, दे कंसीडर इट एज ए कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी। नाउ यहाँ पे इजरायली गवर्नमेंट है, पैलेस्तीन में कुछ एरिया यहाँ पे है जहाँ पे आपको इजराइल के सेटलमेंट्स भी दिखेंगे, और बाकी मैक्सिमम एरिया पे यहाँ पे पैलेस्तीन गवर्नमेंट है, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी वीक गवर्नमेंट। गाज़ा पट्टी पे पैलेस्तीन गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ हमास यहाँ पे चलाते हैं। हमास जो है ये पॉलिटिकल स्लैश टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी जो दिक्कत हुई है वो ये थी कि वेस्ट बैंक पे जेरूसलम को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जेरूसलम को जब 2 स्टेट सोल्यूशन लाया गया था, 2 स्टेट सोल्यूशन क्या था कि जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि जेरूसलम पैलेस्तीन के लिए भी और जेरूसलम इसराइल के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने बोला जेरूसलम को रखेंगे, बट इसराइल सेड कि नहीं, हमको पूरा जेरूसलम चाहिए। देन द जेरूसलम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, ईस्ट जेरूसलम एंड द वेस्ट जेरूसलम। ईस्ट जेरूसलम जो है वो चला गया पैलेस्तीन के पास, और वेस्ट जेरूसलम जो है वो चला गया था इसराइल के पास। नाउ इसराइल वांट टू इन्वेड इनटू ईस्ट जेरूसलम ऑल्सो, ईस्ट जेरूसलम के लिए इसीलिए उन्होंने बोला था कि यहाँ पे घर खाली करो। नाउ व्हेन दे सेड दिस, और जब उन्होंने उस मस्जिद पे जो पत्थर फेंकने के लिए पैलेस्तीनीज थे उनको धर दबोचा, उस पर कब्जा कर लिया, तो हमास केम एज अ फ्रंट, उन्होंने बोला एज अ रिप्रेजेंटेशन आया और बोला कि उसको खाली करो, नहीं खाली करा तो हम हमला करेंगे। एंड देन नहीं सुना, और शाम को ही उन्होंने हमास ने काफ़ी सारी जो रॉकेट्स थी वो इसराइल पे लॉन्च कर दी, थैंक्स टू आयरन डोम। आपने इमेजेस भी देखी होगी बहुत सारी कि किस तरीके से बिल्कुल मूवी की तरह साईफाई दिख रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल जो मिसाइल्स हमास से जो गाजा पट्टी से आ रही थी वो उनको उन्होंने एंटर होने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया था। नाउ दिस इज़ थैंक्स टू दी वेरी वेरी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इसराइल की वहाँ पे जो सिविलियंस थे उनको कोई हार्म नहीं पहुँचा। लेकिन अभी इसराइल ने गाज़ा पट्टी पे एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, और जो एयर स्ट्राइक उन्होंने करी है वहाँ पे वी डोंट नो कि हाउ मेनी टेररिस्ट हैव डाइड, बट वी डेफिनेटली नो कि वहाँ पे सिटीजन्स का जो हाल है वो बदतर होता जा रहा है। सीरिया के अंदर सिचुएशन आपको याद है, कुछ साल पहले सीरिया के अंदर सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि आपको पूरी की पूरी सिटी एकदम खंडर जैसे दिखेगी। नाउ द पॉइंट इज कि गाजा पट्टी ना, यहाँ पे लोकेशन देखो आप, मैं यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल सही है या गाजा पट्टी सही है या पैलेस्तीन सही है, क्योंकि अगर उसमें एक कॉमन सिटीजन की डेथ हो रही है तो कोई भी कंट्री सही नहीं है। इफ़ द ब्लड इज़ बीइंग शेड, तो कोई भी कंट्री के पास कितना भी बड़ा रीज़न हो सकता है वो सही नहीं होगा अनटिल अनलेस इट इज़ एक्चुअली जस्टिफाइड इन द इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो। नाउ गाजा पट्टी में मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, गाजा पट्टी इज़ दिस एरिया, ये गाजा पट्टी जो है यहाँ पे इसको चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा है। इसराइल ने यहाँ पे पूरा बैरिकेड लगा के रखा है, इजिप्ट ने यहाँ से इसको लॉक करके रखा है। गाजा पट्टी के पास खुद का कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, इसीलिए यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। यहाँ पे पैसा आता है, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज इसको डोनेशन देती है ताकि यहाँ पे लोगों की मदद हो सके, और उस डोनेशन में से बहुत सारा जो पैसा है वो हमास अपने आर्म्स एंड वेपन्स को खरीदने के लिए ले लेता है। तो यहाँ पे एक्चुअली लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो यही है कि इन दोनों की लड़ाई में जो एक्चुअल में पसीज रहा है वो है वहाँ का सिटीजन। तो ये जो करंट क्राइसिस इन इसराइल एंड पैलेस्टीन है, चाहे वो ईस्ट जेरूसलम का बिटवीन दी अरब्स एंड ज्यूज़ है, चाहे वो सिटी के अंदर हो चाहे वो सिटी के बाहर हो, हमास में हो, ये इतना बड़ा पहले कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। और ये आप किसी को भी कह सकते हो कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस लीडर्स हैं इन्होंने जो आग भरी है, हवा भरी है, जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी है कि एक दूसरे के सामने आंख मिला के नहीं देख सकते एक दूसरे में, चाहे अगर एक इजराइल को एक पैलेस्तीनी रोड पे पड़ा हुआ मरा हुआ से दिख जाएगा बट ही विल नॉट हेल्प हिम, इतनी नफरत एक दूसरे में भरी हुई है। तो इसकी जो रूट्स है वो कहाँ जा रही है, इनटू द डिसफंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज, चाहे वो इसराइल का पार्टी सिस्टम हो, चाहे वो पैलेस्तीन का नेशनल मूवमेंट हो, चाहे वो वन पार्टी डिक्टेटरशिप हो, चाहे आप कुछ भी मानिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली हैव अ बिगर रोल इन हियर। तो यूएन ने बीच में इंटरफेयर करा था, तो क्या होता, इसराइल एंड अरब का बीच में लड़ाई हो रही थी, मतलब वो रुक ही नहीं रहे थे आपस में लड़ाई करते हुए। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब सारे अरब नेशंस, एंड इट इज़ आई थिंक इन 1948 और 1967, आई एम एग्जैक्टली नॉट रिमेंबरिंग विच ईयर, लेकिन किसी एक साल के अंदर इतना सारे जितनी भी अरब कंट्रीज थी उन सब ने मिलकर इसराइल पे हमला कर दिया था। और इसराइल ने ये चीज़ ठान ली थी कि जब हम
होलोकॉस्ट से भाग के यहाँ आए और यहाँ पे सब हम पे हमला कर रहे हैं, तो आज अगर हम नहीं बचे तो हम शायद बच ही नहीं पाएंगे। उन्होंने जद्दोजान लगा दी अपनी सारी, और उन्होंने ना सिर्फ वेस्ट बैंक पे, गाजा पट्टी पे, बल्कि अ पोर्शन ऑफ सीरिया, जॉर्डन और उसके पास में इजिप्ट का भी एक जो पोर्शन है इन्होंने अपने कैप्चर में कर लिया था। हालांकि बाद में धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया। वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वेस्ट बैंक का इलाका काफ़ी बड़ा हुआ करता था। आप यहाँ पे देखो, दिस वॉज सपोज टू बी दी, वेर इज़ दैट, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये पैलेस्टीन का जो एरिया आपको दिख रहा है, इट इज़ सपोज टू बी दिस बिग 1947 के अंदर। लेकिन आज के मैप के अंदर आप देखोगे तो ये बहुत ही अंदर चला गया, क्योंकि इसराइल ने इसके अंदर इंट्रूड करना स्टार्ट कर दिया था, एंड इट रीच टू द जेरूसलम। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जेरूसलम पहले सेंटर में हुआ करता था। अभी ये इसराइल इतना आगे खिसक गया है कि वेस्ट जेरूसलम तो इसके पास हो ही गया है, ईस्ट जेरूसलम इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू अचीव। तो 2 स्टेट सोल्यूशन क्या दिया था 1967 में जब बॉर्डर शेयर हुआ था इसराइल एंड पैलेस्टीन का, तो इन्होंने बोला था कि जेरूसलम को एक ओपन कैपिटल रखा जाएगा, जो जेरूसलम और इसराइल, जो पैलेस्टीन एंड इसराइल इन दोनों का होगा, और रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो है इसको सेटल करा जाएगा। पैलेस्तीन को इन्होंने बोला कि तुम अपना वायबल इंडिपेंडेंट रहो, तुम्हारा एक तो ये वेस्ट बैंक मिलेगा तुमको, और एक तुमको पैलेस्तीन मिलेगा। इसराइल को बोला कि भाई तुम शांति रखो, इसराइल जो है एक ज्यूज कंट्री होगी जो अपने बॉर्डर सिक्योर करेगी, और जितनी भी 22 अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, वो सारी कंट्रीज़ इस ज्यू कंट्री, इस इसराइल को यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेगी, और ये जो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है इसको ऑफिशियली एंड कर दिया जाएगा। ये 2 स्टेट सोल्यूशन दिया गया था, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन माना नहीं गया था। इन अपकमिंग ईयर कंटिन्यूसली इसराइल यहाँ पे इन्वेड करता रहा। ये वाला जो गाजा पट्टी का एरिया है ये तो कम्प्लीटली हमास के कैप्चर में चला गया। पैलेस्तीन में पैलेस्तीनी गवर्नमेंट कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, यहाँ पे वीक होता गया। बहुत सारे इजरायली सेटलमेंट आते गए, इसराइली बीच में इन्वेड करते रहे, लड़ाई उनमें बीच में चलती रही। फॉर ईयर्स दी हार्ड लाइनर ऑन बोथ साइड्स, चाहे वो इसराइल में हो पैलेस्तीन में हो। तो ये इन्होंने जो ग्रीन लाइन दिखाया था ना, ग्रीन लाइन आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन लाइन है, जो इसराइल को ऐसा लगता है कि उसको ये ग्रीन लाइन हटानी है, जो इसको जॉर्डन जो यहाँ पे है और इजिप्ट जो यहाँ पे है इससे सेपरेट करता है। इट वांट्स टू रिमूव, इसका मतलब है कि इट वांट्स टू कैप्चर द कंप्लीट पैलेस्तीन। तो अभी क्या हो गया है कि जो मूवमेंट ऑफ इजरायली पॉलिटिकल लीडर था 220 में, इफ़ यू रिमेंबर, यूएन के अंदर एक मैंडेट नहीं बोल सकते, यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन आया था जेरूसलम को कैपिटल, जेरूसलम एज ए कैपिटल ऑफ द इजराइल। तो ओस्लो कमिटमेंट था विच एंडेड टू नेगोशिएट द किस तरीके से पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में टेरिटरीज को जो है उसको नेगोशिएट करा जाएगा। तो प्रोस्पेक्ट ऑफ अगर इजरायली वेस्ट बैंक कौन सा पैलेस्तीन वाला जो एरिया उसको वेस्ट बैंक मिलते हैं, अगर उसको एनेक्सेशन करता है, इट इज़ अनदर डीप कट की जो पैलेस्तीन की लीडरशिप है रमाल्ला के अंदर, वो ऑलरेडी टेटर्ड है, ऑलरेडी इतनी वीक है, और उसके बाद में अगर इस तरह की और थ्रेट मिलती है देन पैलेस्तीन इज इवन मोर थ्रेटन्ड। एनेक्सेशन अगस्त 2020 में होल्ड पे रखा गया था, कुछ कॉरपोरेशंस रिज्यूम हो गए थे, लेकिन जो ऑफिशियल इजरायली थे उन्होंने उन्होंने जो नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज था उसको कम्प्लीटली अबेंडन कर दिया था। अलोंग साइड कंटिन्यूड सेटलमेंट एक्सपेंशन, सेटलमेंट धीरे धीरे इसराइली पैलेस्तीन में बहुत ज़्यादा इसराइल के सेटलमेंट्स भी हैं वहाँ पे। अभी वो वेस्ट बैंक में ईस्ट जेरूसलम के अंदर सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इट मेड अ न्यू क्राइसिस इनइवेटेबल। आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सडनली किसी ने आग लगाई, तीली फेंकी और चल गया। वहाँ पे बारूद ऑलरेडी बिखरा हुआ था, उस बारूद में सिर्फ एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत थी और वो चिंगारी लग गई थी। 27 साल हो गए ओस्लो डिक्लेरेशन 1943 में, जो 1948 से 1943 तक हर डिकेड के अंदर एक बड़ा अरब एंड इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के बाद एक ओस्लो डिक्लेरेशन लाया गया 1993 में, बोला कि बस करो, थक गए हो, अब शांति रखो, दोनों एक दूसरे के साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते हो। हालांकि ओस्लो डिक्लेरेशन के बाद भी क्या हुआ है, ओस्लो डिक्लेरेशन के बाद भी आगे के जो 27 साल आज तक हुए उसमें कंटिन्यूसली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिस्ट वायलेंस दिखाई दिया है। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीन एंड इसराइली, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सारे इसराइली गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं या सारे पैलेस्तीनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं या हमास वाले हमास का सपोर्ट करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन बीच में जो पसीज रहा है वो है आम जनता। द ट्रेंचमेंट ऑफ द हजबुल्ला और हमास, और हजबुल्ला और हमास को बहुत सारी अरब कंट्रीज ऐसी है जो इसराइल को बिल्कुल नक्शे से मिटाना चाहती है, ऐसे में वो उसको सपोर्ट कर रही है। और इसराइल का कंटिन्यूसली ज्यूज सेटलमेंट एक्सपेंशन इनटू द वेस्ट बैंक, वो ज्यूज सेटलमेंट कर रहा है, ज्यूज पॉपुलेशन वेस्ट बैंक के अंदर जा रही है, विच इज़ अ पैलेस्तीन एरिया। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द एबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीन रेजिडेंट ऑन द वेस्ट बैंक इन गाजा, जो अपनी शांति से ज़िंदगी, घर से बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसे नहीं लगता कि क्या वो घर में वापस सेफ पहुंचेंगे शाम को या नहीं पहुंचेंगे। नाउ
थ्रू आउट दिस पीरियड जो ये टू स्टेट का विजन दिया गया था, ये जो टू स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1967 में, इसको कहीं बीच में खो गया ये, मतलब इसमें कोई बीच में कोई स्टैब्लिश्ड क्लियरिटी आई ही नहीं कि किस तरीके से इजराइल एंड पैलेस्टीन को अपने रिलेशंस इंप्रूव करने हैं। इनजस्टिस हो, चाहे वो वायलेंस हो, ऑक्यूपेशन हो, इनफैक्ट इजराइल का जो ऑक्यूपेशन, इजराइल का जो इलीगल ऑक्यूपेशन, आई विल कॉल इट, इजराइल का जो इलीगल ऑक्यूपेशन टुवर्ड्स द पैलेस्टीन इवन इन द वेस्ट जेरूसलम हो रहा है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैव आल्सो सेड दैट दिस इज इलीगल। आप क्यों नहीं मान रहे हो? टू स्टेट सोल्यूशन दे दिया है आपको, वाई यू आर नॉट लुकिंग एट दैट, वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट टू स्टेट सोल्यूशन? इन बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप बहुत सारे सिटीजन्स ऐसे हैं जो मतलब जिनका ना घर है, ना कोई सिटीजनशिप है, ना कोई देश है, और उनकी ये हर दिन की कहानी है। येट अंटिल नाउ वी हैव नॉट बिगिन टू अंडरस्टैंड कि जो बाउंड्रीज और जो फॉर्मल कमिटमेंट है एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन के साथ आया था, क्या दोनों व्हाट इज द, ये जो दोनों बिहेवियर ऑफ बोथ द कम्युनिटीज है, इजराइल एंड पैलेस्टीन्स की, दे आर लिविंग ऑन लाइक, बोलते ना कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं वाली है, और एंड देन दे आर अगेन क्लेमिंग ईच अदर्स लैंड ऑल्सो। डिफरेंट जोन इन दी इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये इस चीज़ के लिए बहुत ही it was evident since past month also कि how badly these border conflict have been breached and how important it is कि इस border conflict पे एक full stop लगा दिया जाए। पैलेस्तीन ईस्ट जेरूसलम के अंदर, लोड के अंदर, गाजा के अंदर, दे हैव वेरी डिफरेंट स्टेटस अंडर द इजराइली लॉ एंड पॉलिसी। ईस्ट जेरूसलम के अंदर जो पैलेस्तीनी उनके लिए डिफरेंट है, लॉर्ड में जो है उनके लिए डिफरेंट है, गाजा में जो है उनके लिए डिफरेंट है, एंड इन डिफरेंट वेज दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड। आम जनता, आम आदमी, एक्सेप्ट दोज मिलिटेंट्स एंड एक्सेप्ट दोज ग्रीडी पॉलिटिशियंस, एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड। व्हाई वुडंट दे फ्रस्ट्रेटेड? एक साइड में जो ज्यूइश एक्टिविस्ट है, जो पर्टिकुलरली आई विल कॉल दी रेडिकल ज्यूइश एक्टिविस्ट हैं, उनकी सुप्रीमेसी, वो अपनी आइडियोलॉजिकल ज्यूइश सुप्रीमेसी लेके आते हैं। दूसरी तरफ से जिस तरीके से इजरायली अथॉरिटीज़ उनको ट्रीट करती है, तीसरी तरफ से उनकी खुद की जो कंट्री है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में इन द वेक ऑफ द रायट एंड द विजिटलिज्म, ये इन जेरूसलम ले लो, जाफा में ले लो, बाटियाम के अंदर ले लो, ये एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि इजरायली ज्यूज हैज़ कम टू सी ऑल ऑफ दिस पैलेस्टीन्स लाइक, मतलब वो बोलते हैं ना कि इंसान को इंसान ना समझ के सिर्फ दुश्मन समझा जा रहा है, चाहे वो पैलेस्तीन इसराइल को चाहे अपना दुश्मन समझे, चाहे इसराइल पैलेस्तीनी वालों को अपना दुश्मन समझे। और पैलेस्तीन और हमास को तो पता ही नहीं है, हमास वाला गाजा स्ट्रिप वाला जो पूरा एरिया है दैट इज़ कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हमास, वहाँ पे पैलेस्तीन अथॉरिटी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडर्स आर बैंकरप्ट एंड द क्राइसिस इज ऑनगोइंग। इसराइल में पिछले 2 साल में 4 इलेक्शंस हो गए हैं और 5वें इलेक्शन की तैयारी चल रही है क्योंकि कोलिशन नेगोशिएशन जो है वो डिरेल हो गई हैं। हमास ने इसराइल के सिविलियंस पे, आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑन द सिविलियंस पे रॉकेट फायर करा है। हालांकि हमास बोलता है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग इंटरनेशनल अटेंशन कि इसराइल पैलेस्तीन में क्या कर रहा है, बट वॉट एवर ही इज डूइंग एंड अगेन देन इसराइल इज डूइंग द एयर अटैक ऑन द एयर स्ट्राइक। जब हमास पे कर रहा है, जब गाजा स्ट्रिप पे कर रहा है, देन इट इज़ नॉट एक्चुअली हिटिंग, क्योंकि इसराइल के पास जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो आयरन डोम बना सकता है, अपने सिटीजन्स को सेव कर सकता है, देन डज ही नॉट हैव द प्रिसीजन टेक्नोलॉजी कि जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स या जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उनको हिट करा जाए। इस तरीके से आम जनता पे हिट करना ये कहाँ से एक्सेप्टेबल एंड जस्टिएबल होगा। नाउ दिस वायलेंस हैज़ रीडिफाइंड अनदर इसराइल हमास वॉर, और इसमें मतलब इट इज़ अपसाइड, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ले लीजिए, मिलिटेंट्स ले लीजिए, पॉलिटिकल लीडर ले लीजिए, इन सब के लिए होगा विन विन सिचुएशन। मे बी दैट इज़ व्हाट दे वांटेड, मे बी इसीलिए उन्होंने सिचुएशन एस्केलेट करा। जो भी रीज़न है हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इट इज़ अ डाउन साइड फॉर द नेगोशिएटेड फॉर द फोर्सेज ऑफ द जिन्होंने ये नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज़ करवाया था, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जो बात करते हैं, बोथ इनसाइड द इसराइल एंड बियॉन्ड द ग्रीन लाइन ऑल्सो। 2 स्टेट सोल्यूशन जो इसराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का है, अभी तो वो बहुत ही डिस्टिंक्ट प्रोस्पेक्ट लग रहा है क्योंकि हॉरिफिक अल्टरनेटिव इज़ नाउ वेरी क्लियर। ये दिस इज़ द हाई टाइम कि इसराइल पैलेस्तीन ये चीज़ समझे, इनके लीडर ये चीज़ समझे एंड दे टेक दिस लेसन टू देयर हार्ट विच हैव कमिटेड कि ये इसराइल एंड पैलेस्तीन का जो अप एंड डाउन इस तरीके से जो हर दिन का वॉर है, इट हैज़ टू मूव टुवर्ड्स एंड नेगोशिएशंस, एक्चुअल सॉल्यूशंस। क्योंकि ज्यूज जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि हमारी खुद की एक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे वी फील सेफ, इफ़ देयर सिटीजन इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इवन आफ्टर सो मेनी 70 ईयर्स, इफ देयर सिटीजन्स आर नॉट फीलिंग सेफ इन टू दैट, क्योंकि
I'm sorry अगर if this is offending anybody, but I'm really sorry for saying that कि अगर इसराइल का greed to capture more and more power, to capture more and more land, if it is hurting its own citizens, then from which point of view it thinks कि ये वाला area मैं अपने citizens के लिए safe कर लूँगा ताकि my people will be safe. Are you really safe, or the people around you are really safe? There are so many questions to answer, but this is what the death of two-state solution looks like, which let's just think, I don't think World War III would be there, but still जिस तरीके से USA इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, and still the USA has a very supreme control over the Israel कि वो उसको रोक सकता है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, and nothing gives the right कि एक आंख के बदले आंख निकाल दी जाएगी, तो जैसे गांधी जी ने बोला है कि पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी. Let's just hope कि आने वाले फ्यूचर में we hear some good news from this पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड डबल मास्क लगाइए. एंड आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन. वी विल स्टार्ट हियरिंग मोर गुड न्यूज़ बिकॉज देर आर गुड न्यूज़ इन द वर्ल्ड, बट वी नीड सम मोर गुड न्यूज़, राइट? सो दिस इज इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.